फ्रेंड्स, अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। चंद दिन पहले ही G20 का लीडर्स शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में हेल्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ समीर भाटी जी हैं। समीर भाटी जी, हेल्थ हैज़ बीन अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट G20 का लीडर्स समिट में, ये बहुत निखर करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आए हैं। क्या आपका मूल्यांकन है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा पेंडेमिक के बाद हम अपनी लास्ट डिस्कशन में भी डिस्कशन कर रहे थे कि हेल्थ को एक काफ़ी इम्पोर्टेंस जगह मिली है। G20 समूह का जैसे ये लीडरशिप का जो समिट रहा था, इसके अंदर भी जैसे ऑलरेडी हमारे जो 3 स्पेसिफिकली हेल्थ प्रायोरिटीज़ थी, इन हेल्थ प्रायोरिटीज़ को काफ़ी एक महत्वपूर्ण जगह दी गई और इसके ऊपर सबका एक्सेप्टेंस भी मिला है। सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, जैसा कि हमने बात की, इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स में हेल्थ प्रायोरिटीज़ में जैसा हम देखें तो डिजिटल हेल्थ को लेके इसको काफ़ी अच्छी तरीके से भारत ने इसका प्रदर्शन किया और दिखाया भी, जैसा कि पेंडेमिक के दौरान कैसा हमने अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी से उसको चीज़ों को ओवरकम किया और भारत जैसे उस तरह का एक मॉडल भी उभर कर आया कि कैसे उसने अपनी डिजिटल जितनी भी डिजिटल हेल्थ चीज़ें थी, जैसे कि आप कोविन ऐप को देख लीजिए, ई संजीवनी ऐप को देख लीजिए, इन सब के ज़रिए कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कई जगह पे गैप होते हुए, अभाव होते हुए भी कैसे उसको ओवरकम कर पाया। और साथ में हमारा जो वैक्सीन का है, वैक्सीन के लिए भारत का अगर हम देखें तो ओवरऑल प्रोडक्शन भारत के अंदर जो वैक्सीन की रही, वो करीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर उसको एक्सपोर्ट भी किया गया। तो इन सब चीज़ों को मतलब अगर G20 के देशों के समूह का हम देखें तो इन सब चीज़ों के ऊपर ओवरऑल डिस्कशंस पे सहमति हुई कि किस तरह से हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ज़्यादातर इसमें विकासशील देश सम्मिलित थे, तो उनमें किस तरह से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और हेल्थ केयर मैन पावर की जो है इक्वलिटी आए और भारत के जो प्रोसेसेस थे, जो SOPs थे, जो स्टैंडर्ड्स थे, उनको किस तरह से बाकी जो अन्य देश है उनका बेनिफिट उठा पाएँ। समीर जी, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हो रहा है कुछ समय से, कुछ हफ्तों से, हमने पिछली बार भी इसके बारे में जिक्र किया। पहला ये कि निपा वायरस केरल में एक बार फिर से दस्तक दे रही है। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका, US और नॉर्थ अमेरिका मॉडर्ना और दूसरे वैक्सीन के लिए एक बार फिर से लेटेस्ट वर्जन या अपग्रेडेड वर्जन लेके आ रहे हैं। क्या दोनों का अलग अलग मूल्यांकन आप कर पाएंगे, या इसके बारे में पहले निपा के बारे में पता करें, क्योंकि UK में भी कुछ वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के। देखिए, फ़िलहाल अगर हम निपा की बात करें स्पेसिफ़िकली, तो इसमें देखना ज़रूरी है कि काफ़ी अभी लोगों को इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है। वो निपा और कोविड जो है उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। निपा एक पुराना वायरस है, ये पहले भी देखा जा चुका है। स्पेसिफ़िकली अगर निपा की बात करें और इसको कोविड से कंपैरिजन करें, तो निपा और कोविड में अगर हम देखें तो कोविड एक नई तरह का वेरिएंट था, एक नई तरह का वायरस था, जिसने ओवरऑल पूरी वर्ल्ड वाइड सबको अफेक्ट किया। निपा की अगर हम बात करें तो निपा बहुत ही एक कन्फाइंड जगह तक रहता है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ये इतना कंटेजियस, ये संक्रामक नहीं है। फ़िलहाल अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि स्पेशली हम इसके केसेस देखते हैं, तो केरल के अंदर इसके ज़्यादातर अभी केसेस देखे जाते हैं, जो पहले भी पिछले भी कुछ सालों में देखें तो केरल के अंदर लगभग ये तीसरी या चौथी बार इसका आउटब्रेक देखा गया है।
अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑलरेडी इस वायरस के बारे में हमें काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें पता है। जैसा कि इसका आउटब्रेक हुआ, जैसे इसके केसेस पता चले तो उसको वहीं पर ही कंटेंट किया गया है। हमारे पास जैसे अगर देखें तो हमारी जो सर्विलेंस की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है सर्विलेंस की, कोविड के बाद वो और ज़्यादा रोबस्ट हुई है। जैसे ही इसका आउटब्रेक हुआ, जैसे इसका एक केस आइडेंटिफाई हुआ एनआईवी पुणे के अंदर, जैसे डिटेक्ट हुआ, पता लगा कि ये केस है, उसको वहीं पर कंटेंट किया गया है। कंटेंट करने के बाद उस तरह से वहाँ पर आइसोलेट कर दिया गया है ताकि वो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। हालांकि इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है हाँ, क्योंकि मोर्टेलिटी 50, 60, 70% तक भी ये अनुमान लगाया जा रहा है, तो विच मीन्स इट इज़ वेरी डेडली एंड निप एट द बड की सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे आपने इसको डिटेक्ट कर लिया, कंटेनमेंट जोन बना लिया और वहाँ पर उसके बाद उसको आगे स्प्रेड होने से रोक लिया, तो इसी तरह से केरल के अंदर भी हुआ है। और वैसे अगर हम देखें तो हमारा सर्विलेंस सिस्टम अब पहले से काफ़ी अधिक रोबस्ट हो गया है और इस तरह के वायरस, नए तरह के वायरस को डिटेक्ट करना, उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करना कि इस वायरस में किस तरह के बदलाव आएँ, वो चीज़ें भी अभी काफ़ी हद तक रोबस्ट हुई है। और अभी फ़िलहाल नीपा का अगर हम देखें तो सिचुएशन फ़िलहाल अंडर कंट्रोल के अंदर है, क्योंकि ये उस तरह से कंटेजियस नहीं है, उतनी तेज़ी से नहीं फैलता। ये बॉडी फ्लूइड से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल सकता है। स्पेसिफिकली ये जूनोटिक वायरस है, तो ये एनिमल से इंसानों के अंदर आता है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। केरल के अंदर स्पेसिफिकली देखें, जहाँ पर अगर ये फ्रूट बैट आपके या फ्लाइंग फॉक्स ये ज़्यादा उसी तरफ देखे जाते हैं, तो इस वजह से इसके केसेस वहाँ पर देखने को मिले हैं। पर बाकी जैसे सर्वेलेंस इसका चल रहा है और अभी इसको कंटेन कर लिया गया है, तो मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा चिंता वाला या पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। यूएस और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में मॉडर्ना के नए जो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द वैक्सीन है उसका इस्तेमाल करने की अब सरकारें सोच रही हैं। इसका एक और पहलू ये है कि विंटर में इन्फ्लुएंज़ा जैसे होता है, इन्फ्लुएंज़ा के जो सिम्टम्स होते हैं उसी का डेडलियर वर्जन है कोविड का या कोरोना का वायरस। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी अब एक और जैब की ज़रूरत पड़ेगी या एक एडिशनल जैब की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वायरस जिस तरह से हमेशा म्यूटेट होता रहता है, जब हम आरएनए वायरस की बात करते हैं तो ये अपना रूप स्वरूप बार बार हमेशा बदलता रहता है। कोविड के केस में भी हमने देखा, और जो डिफरेंट तरह की अलग अलग वेव आई, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, वो नए वेरिएंट की वजह से नई वेव ड्राई हुई। फ़िलहाल अभी हम क्या देखते हैं कि जो मॉनसून के बाद का समय है, विंटर्स तक जब मौसम के अंदर, सीज़न के अंदर बदलाव होता है, तो कई तरह के और जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सीरीज़ ऑफ वायरसेस हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। और जैसे अभी हम निपा की बात करें, इस तरह से H1N1, स्वाइन फ्लू और भी कई तरह के वायरस है। कुछ वायरसेस स्पेसिफिकली कंट्री स्पेसिफिक उनका प्रिवेलेंस ज़्यादा होता है। इंडिया में देखें तो कुछ स्पेसिफिक वायरस है जिनका प्रिवेलेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर समझना यही ज़रूरी है कि क्योंकि ये कॉकटेल ऑफ वायरसेस हैं, मेडिसिन हमारी जो वैक्सीन है, वैक्सीन को भी उस तरह के वायरस के अकॉर्डिंगली हमें कई बार ट्रीट करना पड़ता है, उसको अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है। तो जैसे बाहर भी इस पे रिसर्च चल रही है। इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के भी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और नई तरह की अपग्रेडेड अपडेटेड वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं ताकि वो लोगों को दी जा सके। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम में जैसे हम फ्लू के लिए वैक्सीन देते हैं, जो हर साल उसके अंदर बदलाव होता है, उस समय के नए स्ट्रेन को देखते हुए, नए वेरिएंट को देखते हुए, तो फ़िलहाल कोविड के लिए भी मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में इस तरह की अपग्रेडेड अपडेटेड वैक्सीन देने की ज़रूरत मिलेगी। भारत में जैसा हम देखें कि वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, काफ़ी लोगों को वैक्सीन भी मिल चुकी है और एक हाइब्रिड इम्यूनिटी भी बन चुकी है, नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो अभी तक उस तरह की सिचुएशन नहीं है, अभी सिचुएशन कंट्रोल में दिखती नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर
भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। हमने देखा कुछ हफ्ते पहले कि यूके में एक दो कोविड के वेरिएशंस आए थे और ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि यदि इस पर बहुत कड़ी नज़र भी सरकार रख रही थी। क्या हिंदुस्तान में अभी अब प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए, या जैसे आपको किसी को प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो या कफ कोल्ड या फीवर हो तो उसका बहुत जल्द ही उसका उपचार के लिए या जो प्रोसेसेस हैं, जो टेस्ट हैं, वो करनी चाहिए आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें दो स्तर पे काम होना बहुत ज़रूरी है। एक गवर्नमेंट के स्तर पे हम जैसा बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने जैसा ऑलरेडी कोविड के अंदर पेंडेमिक के दौरान देखा भी कि किस तरह के गैप्स थे, उन गैप्स के ऊपर काम किया गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के वायरस में या इस तरह के संक्रमण में कि आप उसको कितना जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं। तो सर्वेलेंस सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इस तरह के स्तर पे हमारे पास अभी इस तरह की टेस्टिंग लैब की सुविधा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और वो खाली अर्बन एरियाज़ के अंदर नहीं, वो रूरल एरियाज़ में भी, सेमी अर्बन एरियाज़ में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि कोई भी नई तरह का कोई आउटब्रेक होता है तो उसको वहीं पर ही जितना जल्दी है, गवर्नमेंट के स्तर पे भी ये प्रयास रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके उसको फर्दर कंटेंट करके और उसके ऊपर एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा सके कि ये इसकी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, इसके ये डूज़ एंड डोंट्स है। तो इस तरह का सर्वेलेंस सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के स्तर पे। और लोगों की बात करें तो वहाँ ज़रूरी है जितना ज़्यादा हम मीडिया के ज़रिए या और अन्य सोर्सेज़ के ज़रिए अवेयरनेस स्प्रेड करें। जैसे अभी निपा वायरस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम जितना लोगों को एजुकेट करेंगे ताकि उस तरह का कोई भी आउटब्रेक है उसको वहीं पे कन्फाइंड किया जा सके, वो और ज़्यादा फैले ना, वो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। वेरिएंट देखिए, वायरस के नए नए वेरिएंट हमेशा आते रहेंगे, बट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि हम उसको जितना जल्दी कैच कर पाएँ, रोक पाएँ, ताकि हम उसको प्रिवेंट कर पाएँ। क्योंकि स्प्रेड होने के बाद हमारा जो जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है वो एक अलग लेवल पे होता है, पर प्रिवेंशन पे जितना अधिक हम ध्यान देंगे, सर्विलेंस पे जितना अधिक ध्यान देंगे, मैं समझता हूँ इस तरह के आउटब्रेक को आगे आने वाले समय में भी ब्रेक कर सकते हैं। और G20 पे भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन रहा है कि किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है कि कोई भी आउटब्रेक होता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर किसी एक कोने में कुछ होता है तो ओवरऑल वो वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करता है। बिकॉज़ जो आपके वायरस हैं, जो बैक्टीरिया है, जो इस तरह की इलनेस है, उनके लिए कोई बॉर्डर्स नहीं होते। तो एक जगह पर कुछ भी इस तरह का आउटब्रेक होता है तो वो स्प्रेड होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड भी काम होना ज़रूरी है। नेशनल स्तर पे देश में जैसे इस पे काफ़ी पॉलिसियाँ बनाई जा रही है और काम भी हो रहा है और हेल्थ केयर सिस्टम को और रोबस्ट किया जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पे जितना ज़्यादा हम जानकारी, अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ वो बेहतर है। ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत में कोविड के बाद, कोविड महामारी के बाद पूरा हेल्थ सिस्टम अपने आप जागरूक हो चुका है, चौकन्ना हो चुका है। और ये एक बहुत खुशी की भी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दौरान ये फोर्टनाइट में ये कहा गया है कि आयुष्मान भव, हेल्थ वेलबीइंग और हेल्थ के जो स्मॉल सिटीज़ में, जैसे आपने कहा टियर 1, टियर 2, टियर 3, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना। आयुष्मान
कार्ड जो बहुत समय से मिलता जा रहा है और इसका सक्सेस देखते हुए भारत सरकार ने इसके नंबर्स भी और बढ़ाने की कोशिश करी है और ये भी कोशिश कर रही है कि जो एलिजिबल हैं उन तक कार्ड पहुंचाया जाए। और दूसरा आयुष्मान भव, इसके बारे में आपका क्या मूल्यांकन है? इससे कितना ज़्यादा हेल्थ के प्रति चिंता भारत सरकार की है और हेल्थ के प्रति पब्लिक अवेयरनेस भी हो? मुझे बताया गया है कि आयुष्मान भव अभियान की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक तथा विलेज सभी स्तर पर भाग लेने वाले मंत्रालयों, संस्थानों, विभागों और व्यक्तियों की भूमिका तय कर दी गई है। मेडिकल कॉलेजेस को भी स्वास्थ्य मेलाओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में योग देने वाले जिलों, पंचायतों और वार्ड्स को पुरस्कृत करने की पहल सराहनीय है। इसी प्रकार टीबी के उन्मूलन में निक्षय मित्रों के रूप में योगदान देने वाले संस्थानों तथा व्यक्तियों को पुरस्कृत करने भी प्रशंसनीय है। ऐसे बहुस्तरीय और व्यापक भागीदारी के साथ चलाए जाने वाले आयुष्मान भव अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा। देखिए, जैसे आयुष्मान भारत की जिस तरह से हम बात करें और आयुष्मान भारत का जिक्र भी जैसे अभी G20 समिट के दौरान भी किया गया कि इस तरह के मॉडल्स जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जब हम बात कर रहे थे तो किस तरह से इस तरह का मॉडल और भी जो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो क्रिएट करके सभी लोगों को जो एक हेल्थ आपकी बिल्कुल एक बेसिक नीड है उसको प्रोवाइड कर सके। राइट टू हेल्थ की भी जब हम जैसे बात करते हैं तो आयुष्मान भारत जैसे ऑलरेडी परियोजना स्कीम चल रही थी, बट आयुष्मान भारत का जैसे हम बात करते हैं तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें 5 लाख के करीब का हेल्थ बेनिफिट दिया जाता है। पर इस योजना को कैसे और ज़्यादा पेनिट्रेट किया जा सके, सब लोगों तक इसको कैसे पहुंचाया जा सके, तो इसमें जो आयुष्मान अभी फ़िलहाल आयुष्मान भव जो स्कीम है उस स्कीम के ज़रिए इसको और लोगों तक पहुंचाना, अवेयर करना, बताना। क्योंकि हम अगर बात करते हैं, देखिए रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ में अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी जो गवर्नमेंट के स्तर पे स्कीम्स चल रही हैं वो उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो जो आयुष्मान भव योजना उसके ज़रिए एक तो इस तरह की जो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स के लिए लोगों को अवेयर कराना, उनको और मोटिवेट करना और वो कैसे इस तरह की स्कीम्स को इनरोल कर सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आ जाता है क्योंकि इसको डिजिटली कर दिया गया है, तो डिजिटली कैसे कनेक्ट करें। अब कई बार इसमें कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं कि हमारे गांव के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस तरह से वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं कि कोई और दूसरा पर्सन भी इसमें उनके लिए रजिस्टर्ड कर सकता है। आंगनबाड़ी हो सकता है, वेलनेस सेंटर हो सकता है, 1-to-1 रीच हो सकता है। जैसे ब्लॉक में तो लगभग हिंदुस्तान के ब्लॉक्स में हॉस्पिटल हैं ही, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, शायद वो इसमें बहुत अच्छा अहम भूमिका निभा सकती है। और शायद भारत के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो गरीब तबका है जो हेल्थ अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अब तक, अब उसके लिए भी ऑप्शन है। आपने आयुष्मान कार्ड की भी बात की, आयुष्मान भव भी उसी का एक प्रारूप है। टीबी के बारे में अवेयरनेस होना, क्योंकि टीबी एक वो बीमारी है जो भारत सरकार ने एक प्रण लिया था कि हम इसको इरेडिकेट करेंगे। इसके बारे में यदि आपके पास कोई जानकारी हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे अभी आयुष्मान भव कैंपेन जो ये रन होगी जिसको 2 अक्टूबर तक रन किया जाएगा, इसके अंतर्गत जैसा हमने बात किया कि जितनी भी NGOs हैं और कॉरपोरेट्स है वो सब कैसे इसमें इन्वॉल्व होके गवर्नमेंट के साथ मिलके कितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेशली हेल्थ कैंप्स, हेल्थ मेलाज, जो वेलनेस सेंटर है गवर्नमेंट के वहाँ पर लगाए जाएंगे और लोगों को अवेयर भी किया जाएगा और इन फैसिलिटीज़ के बारे में बताया भी जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और है, जैसा हम बात कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे जिन लोगों के पास अभी नहीं है। एक जैसे ऑलरेडी टीबी इरेडिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है जिसका टारगेट है कि 2025 तक भारत को हमें टीबी मुक्त बनाना है, जो कैंपेन अभी रन हो भी रही है। उस कैंपेन के अंदर भी जिस तरह से काफ़ी सारे निक्षय मित्र का भी अभी टीबी फ्री के लिए जो इस तरह के लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है कि जो इस कैंपेन में मिलकर और जो टीबी के पेशेंट्स हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस है उनको अडॉप्ट कर सके और उनके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट के साथ वो भी एक हिस्सा बन सके कि कैसे जो टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसमें
उनका हिस्सा बन सके। तो जो निक्षय मित्र है बेसिकली उसके अंदर क्या है कि वो एक तो इसमें इनरोल होने के बाद जैसे गवर्नमेंट के स्तर पे उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है जो भी ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है, इसके साथ उनको मेडिकेशन दी जाती है। साथ के साथ एक चीज़ और वहाँ पर ज़रूरी है कि उनको ठीक तरीके से न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको ट्यूबरक्लोसिस है उनको न्यूट्रिशन सही तरह का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कई कॉरपोरेट्स, एनजीओज़ और भी सब लोग सामने आके टीबी ये निक्षय मित्र बन सकते हैं और बन के उनमें जो उन लोगों को उस तरह का जिस तरह की न्यूट्रिशन आहार की ज़रूरत है, डाइट की ज़रूरत है, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो लगभग 10 लाख के करीब निक्षय मित्र बन चुके हैं। 1 लाख के करीब निक्षय मित्र बन चुके हैं। 1 लाख के करीब निक्षय मित्र लगभग 10 लाख के करीब जो ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी वो हेल्प कर सकते हैं। और ये हेल्प इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में जैसा मैं जानता हूँ सर कि हेल्थ मेडिसिन का साइकिल पूरा करना है और पूरी मेडिसिन का जो आपका प्रारूप है जो आपको प्रेस्क्राइब किया गया उसको मिस नहीं करना है। यदि मिस करते हैं तो फिर आपको वो रिक्यूपरेट होने की पूरे चांसेस होते हैं और फिर वो पूरा प्रोसेस फिर से और ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पाता है और ड्रग रेजिस्टेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना न्यूटोरियस रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें आपने बिल्कुल ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया कि टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये टीबी मित्र जो निक्षय मित्र कैंपेन भी बनाई गई है ताकि आप जितने भी उनको पेशेंट्स को, मरीजों को जितनों को भी आप अडॉप्ट करते हो उनको ठीक तरीके से आप एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाएँ कि उसमें उनकी मेडिसिन से लेके उनकी डाइट तक। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉरपोरेट या कोई एनजीओ कितने लोगों को अडॉप्ट कर रहा है इस तरह के। ज़रूरी है आप कम से कम करिए पर उनको आप ठीक तरीके से एंड टू एंड उनकी टेक केयर कर पाएँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रीटमेंट कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो उसके रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे ड्रग रेजिस्टेंस भी इसमें काफ़ी बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए ठीक तरीके से उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोवाइड करना ताकि उसको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से किया जा सके। जैसा समीर भाटी जी आज के इस हेल्थ बुलेटिन में ये बता रहे थे, बहुत 2-3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। पहला ये कि क्या आउटकम रहा G20 लीडर्स समिट में हेल्थ के मुतालबे, क्या इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उससे हेल्थ से क्या इम्पैक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कैसे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है हेल्थ के लिए, और हेल्थ के लिए कोविड जैसे महामारी या आगे आने वाले ऐसे महामारी के लिए क्या तैयारियां हो सकती हैं पूरी दुनिया में। G20 के लीडर समिट में उसका जिक्र एलाबोरेट एक्सटेंसिवली समीर भाटी जी ने किया। समीर भाटी जी ने दो और इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जो आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान भव भारत सरकार का एक बड़ा वृहद प्रोग्राम और सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है अब तक, उसको और व्यापक करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई इन्होंने कि निपा वायरस से डरना नहीं है या कोरोना वायरस से डरना नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू आता है प्लीज़ गो एंड डू द चेकअप, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टीबी 2025 तक भारत सरकार ने इसको इराडिकेट करने की बात कही है। क्यों इम्पॉर्टेंट है टीबी को इराडिकेट करना और क्यों इम्पॉर्टेंट है टीबी के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहना। समीर भाटी जी, और कुछ अंत में आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, विजन टेलीविज़न वर्ल्ड के दर्शकों को हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि अगली बार हम इस पे डिस्कशन करेंगे डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ भी एक महामारी का रूप लेता जा रहा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा अभी हमने बात की, जो अभी आपके हेल्थ मेलास चल रहे हैं, हेल्थ कैंप चल रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट के स्तर पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके साथ साथ इंडिविजुअल और व्यक्तिगत तौर पे भी, जैसे जो हमारी जो कॉरपोरेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो एनजीओज़ की जो जिम्मेवारी है या और अन्य कोई भी इस तरह की संस्थाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट भी जो है इस तरह की एनजीओज़ को और इस तरह की संस्थाओं को, कॉरपोरेट्स को अपने साथ मिलाकर ये जो बीमारियां हैं, जो हमारे हेल्थ चैलेंजेस है, इनको ओवरकम करना चाह रहे हैं। और जैसे हेल्थ मेलाज में भी स्पेशली अभी जो आयुष्मान भव योजना है, इसके अंदर ऑर्गन डोनेशन को भी महत्वपूर्ण एक स्थान मिला है कि आप कैसे अपने आप को एज अ ऑर्गन डोनर आप
स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो वो भी, और इसके अलावा भी और भी इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ सबको ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट के स्तर पे इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में अवेयर होना, जानकारी लेना, और बाकी और लोगों तक भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी पहुंचाना। और इसके अलावा जैसा हम बात कर रहे हैं कि ये पेंडेमिक, वायरस, बैक्टीरियाज, ये सब चलते रहेंगे। ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिविजुअल लेवल पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट के स्तर पे जो गाइडलाइंस आती है उन गाइडलाइंस को ठीक तरीके से, दिशा निर्देशों को ठीक तरीके से फॉलो करें। अपनी हेल्थ का जितना हो सके हम ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, ताकि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उनको हम कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के स्तर पे काम हो सकता है वो गवर्नमेंट करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाटी जी, आज के हेल्थ बुलेटिन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के लिए। विद कैमरा पर्सन निहाल सिंह, प्रणब प्रखर रिपोर्टिंग फ्रॉम पार्लियामेंट, न्यू दिल्ली।